हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है, ये है राजनीतिक चिंतन का में राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में आदर्शवाद एक प्राचीन विचारधारा है। आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म आइडियल शब्द से बनकर आइडियल से बना हुआ है, जो आइडिया से बना है, जिसका अर्थ है विचार। इस प्रकार आदर्शवाद किसी वास्तविक अथवा अव्यवहारिक राज्य का विवेचन न करके विचार जगत के अथवा आदर्श राज्य का विवेचन करता है। इससे समय समय पर कई अन्य नामों से पुकारा जाता रहा है, जैसे कल्पनावाद, रहस्यवाद, दार्शनिक सिद्धांत, निरंकुशतावाद, तत्ववाद आदि। तो आदर्शवाद क्या हो गया? आइडियल से आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो आइडिया से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार। इस प्रकार आदर्शवाद वास्तविक अथवा व्यवहारिक राज्य का विवेचन न करके विचार जगत अथवा आदर्श राज्य का क्या करता है? विवेचना करता है। इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है। कल्पनावाद, रहस्यवाद, दार्शनिक सिद्धांत, निरंकुशतावाद, तत्ववाद आदि प्रमुख हैं। आदर्शवादी सिद्धांत और विचारधारा के प्रतिपादक कांट, हीगल, ग्रीन और बोसांके मुख्य रूप से दार्शनिक थे, अथवा उन्होंने राज्य संबंधी समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन व विवेचन किया। ये राज्य संबंधी अपनी विचारधारा को मनुष्य के विवेकशील व आध्यात्मिक तत्व पर आधारित करते हैं। इसी कारण वे राज्य व उसकी संस्थाओं की यथार्थ स्थिति का ही नहीं, वरन उनके आदर्श स्वरूप का अध्ययन करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है, जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। अतः राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है, और इसी कारण इसका कार्य केवल व्यक्ति के बाह्य क्रियाकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। अतः राज्य को यह अधिकार देता है कि व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करे। इस प्रकार यह जो आदर्शवादी राज्य है, वो आदर्शवाद राज्य को असीमित अधिकार प्रदान करता है, तथा व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति उसका राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन मात्र। राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार का संबंध है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। जिस प्रकार अंगों का शरीर से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यदि व्यक्ति को मानव जीवन के सर्वोत्तम ध्येय व प्रयोजनों की साधना करनी है, तो उसे राज्य की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के बिना उन ध्येय और प्रयोजनों की साधना संभव नहीं है। तो उसका ये मानना था कि क्या आदर्शवादियों का कि राज्य क्या है? साध्य है और व्यक्ति उसका साधन मात्र है। राज्य और व्यक्ति का उसी प्रकार संबंध है जैसा क्या शरीर और उसके अंग का है। जिस प्रकार की अंगों का शरीर से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्या व्यक्ति को मानव जीवन के सर्वोत्तम ध्येय और प्रयोजन की साधना करनी है, तो उसे राज्य की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के बिना उन ध्येय व प्रयोजनों की साधना संभव नहीं है। आदर्शवादी सिद्धांत का इतिहास। इस विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। यूनानी विचारक प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जाता है। तो जो आदर्शवाद का प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है? यूनानी राजनीतिक विचारधारा में। प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जा सकता है। प्लेटो राज्य को श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था। उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। उसके शिष्य अरस्तु ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अथवा समाज में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य का उदय मानव जीवन के लिए हुआ है, किंतु वह सज्जीवन के लिए बना हुआ है। रोमन काल एवं मध्य युग में कोई महत्वपूर्ण आदर्शवादी दार्शनिक नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने पुनः निरंकुश राज्य की अवधारणा को अभिव्यक्त किया। 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल रिनेसेंस में पुनः आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। थॉमस मोर ने प्लेटो के आदर्शवाद राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया की रचना की। हॉब्स तथा स्पिनोजा ने भी मैकियावेली के विचारों का अनुसरण किया। हॉब्स व मैकियावेली में सबसे बड़ी कमी यह है कि वे राज्य के स्थान पर राजा को ही सत्ताधिकारी मानते हैं। 18वीं सदी में रूसो ने पुनः आदर्शवाद का चित्रण किया।
आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो ही हुआ, जिसमें राज्य को नैतिक संस्था माना तथा यह मत प्रतिपादित किया कि राज्य लोगों की सामान्य इच्छा पर आधारित है, क्योंकि राज्य की सार्वजनिक संकल्प को व्यक्त करता है। इस प्रकार रूसो में प्लेटो व अरस्तु के विचारों का पुनर्सृजन होता है। रूसो ने यूनानियों द्वारा खोजे गए सत्य को हमारे समक्ष रखा है। रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र बन गया। इसका मूल कारण यह था कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान होते हुए भी उस समय तक राष्ट्रीय राज्यों का उदय नहीं हुआ था। जर्मनी आदर्शवादी लेखकों में कांट, फिक्टे और हीगल के नाम प्रसिद्ध थे। तो ये हो गया उसमें आदर्शवादियों का इतिहास। उसके बाद हो गया आदर्शवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादियों का फर्स्ट सिद्धांत है राज्य एक नैतिक संस्था है। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार राज्य का भी यह कर्तव्य है कि व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वो अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। इनका मानना है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है और राज्य की सदस्यता अनैतिक एवं मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य तथा विवेकशील बनाती है। फर्स्ट सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हो जाए राज्य क्या साधन है, साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवाद के विपरीत आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने हेतु भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति को राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र है, अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो राज्य क्या है, साधन साध्य है और व्यक्ति केवल साधन मात्र है। राज्य क्या है, आंतरिक व बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवाद के अनुसार क्या है कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकार संपन्न और नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राज सत्ता किसके हाथों में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। उनका प्रयोग चाहे निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह राज सत्ता का पालन करे या राजाज्ञा का पालन करे। तो राज्य क्या है, आंतरिक व बाह्य दृष्टि से शक्तिमान है। व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका राज्य का प्रयोग राज्य या राज सत्ता का प्रयोग कौन करे, निरंकुश राजा या कोई विशेष श्रेणी। उसके लिए आवश्यक है कि वो राजाज्ञा का पालन करे। मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं। उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का ही विशेषाधिकार मात्र बनकर रह जाती है। तो मानव स्वतंत्रता क्या है, केवल राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। ये इनका मानना है आदर्शवादियों का। देन हो गया राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी राज्य से पूर्व अधिकारों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अधिकारों को मानव जीवन की एक ऐसी परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक संरक्षक माना है। तो राज्य क्या है, अधिकारों का जन्मदाता है। तो आदर्शवादी हैं वो क्या नहीं मानते हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानते। उनका ये मानना है कि अधिकार किससे, राज्य से ही पैदा होते हैं। तो वो राज्य को ये क्या मानते हैं, अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक संरक्षक मानते हैं। आदर्शवाद की क्या होनी चाहिए, आलोचना। आदर्शवाद की आलोचना है आदर्शवाद यथार्थ से परे है और अनावश्यक भावुकता से पूर्ण एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसके द्वारा जिस आदर्श राज्य की बात की गई है उसकी स्थापना कल्पना में अथवा स्वर्ग में ही संभव है। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि आदर्शवादी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह वास्तविक जगत की वस्तु नहीं है वरन केवल विचारों की चार दीवारी में पाया जाता है। तो उनका ये आदर्शवाद की आलोचना है क्या, ये केवल कल्पना में ही संभव है। आदर्शवादी राज्य वास्तविक जगत में ये पॉसिबल नहीं है, केवल ये विचारों की चार दीवारी में पाया जाता है।
आदर्शवादी राज्य तथा समाज को एक मानकर चलते हैं, जबकि वास्तव में राज्य समाज में अनेक समुदायों में से एक समुदाय मात्र है। तीन हो गए। राज्य साध्य एवं व्यक्ति साधन है। आदर्शवादियों का कथन वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य व्यक्तियों के कल्याण का एकमात्र साधन है, साध्य नहीं। तो राज्य जो साध्य है और व्यक्ति साधन, ये आदर्शवादियों का बिल्कुल जो ये कथन है वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या राज्य क्या है, व्यक्तियों के कल्याण का एकमात्र साधन है, साध्य नहीं। आदर्शवादियों के सर्वशक्तिमान राज्य का सिद्धांत स्वीकार करने योग्य नहीं है। राज्य को असीमित शक्तियां देने के अवांछनीय परिणाम होंगे और इससे कार्यपालिका निरंकुश व अत्याचारी हो जाएगी। असीमित शक्तियों का यह प्रयोग अंत में स्वयं शासकों को नष्ट कर देगा। तो राज्य को असीमित शक्तियां देना बिल्कुल अवांछनीय है, इसके अवांछनीय परिणाम भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शवाद और उसके जो आदर्शवाद का इतिहास, आदर्शवाद के जो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत और आदर्शवाद के जो आलोचना है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।